बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी कितना बची। मैंने आपको मनीषा का उदाहरण दे दिया, इससे पहले भी एक मनीषा वाल्मीकि थी, इससे पहले भी हम निर्भया को सुन चुके हैं, इससे पहले भी हम एक डॉक्टर का केस देख चुके हैं। तो बेटी कितना बची, बेटी कितना पढ़ी। ये बागेश्वर वाले बाबा ने क्या कहा, ये जो है वो अनिरुद्धाचार्य ने क्या कहा, ये बाबा लोग बयानबाजी कर रहे हैं। 25-25 साल में लड़कियां ऐसी हो जाती है। अनिरुद्धाचार्य ने और क्या कहा कि जो उसने बात पहले कही थी लिव इन रिलेशनशिप की, उसने उसपे और किया कि चित्रा त्रिपाठी को, कि महिलाओं के लिए दिल्ली अभी बहुत दूर है। बिल लाए जाते हैं 33% आरक्षण के, क्योंकि जिस चीज से अभी ये लोग चिढ़ रहे हैं ना, ये लोग किस चीज से चिढ़ते हैं कि भाई प्रोफेसर है, 5000 की कॉटन की साड़ी डालती है, लिनन की साड़ी डालती है। अब भाई मैं तो उनको हमेशा क्या करती हूँ, साड़ी के नीचे का जूता उठा के दिखाती हूँ। तो के बाद भी डॉक्टर ओम सुधा से भी पूछती हूँ कि एक महिला के तौर पर मैं इस संसार का, इस देश का, इस समाज का आधा प्रतिशत हूं, तो मेरे हिस्से का जो आधा चांद है, मेरे हिस्से के आधा सूरज, मेरे हिस्से के आधे सपने, वो इस देश की महिला को कब मिलने वाले हैं। हम बात करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, फेमिनिज्म की बात करते हैं, लेकिन जो पीड़ा इस समय, मैं हरियाणा से हूं और हरियाणा में मनीषा, और वो ऐसी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों को अनदेखा करना एक महिला के तौर पर शायद मुझे शोभा नहीं देगा कि मैं इस मन से उसकी बात ना उठाऊं। तो बात यह है कि वो बच्ची नर्सिंग का फॉर्म भरने जा रही थी, नर्सिंग का फॉर्म, यानी कि वो आगे पढ़ना चाहती थी। वो एक इंटेलिजेंट लड़की थी, वो एक सपनों से भरी हुई लड़की थी, वो एक शरीफ लड़की थी, वो ऐसी लड़की नहीं थी जिसके बारे में ये जो बाबा लोग है ना, ये बाबा लोग बयानबाजी कर रहे हैं 25-25 साल में लड़कियां ऐसी हो जाती हैं। ये वो लड़की नहीं थी। तो उस लड़की के साथ क्या हुआ, उस लड़की की किस तरह से हत्या हुई, क्यों हत्या हुई, क्या कारण रहे होंगे, कौन लोग रहे होंगे, ये मेरे समाज की वास्तविकता है। ये औरत की आधी, जो हम आधी दुनिया की बात कर रहे हैं, ये उस औरत की आधी दुनिया है, जो आधी दुनिया भी उस आधे का आधा हिस्सा भी उसको भी नहीं मिला। तो हम इन तमाम मुद्दों के बीच में इस बात को मत भूलें कि जब हम आरक्षण की बात करें, निजीकरण की बात करें, कॉलेजियम सिस्टम की बात करें, तो हम इसकी भी बात करें कि इस सब के बीच आरक्षण का मतलब केवल जातिवादी आरक्षण की बात नहीं कर रही हूं मैं, फिर उसमें महिला और पुरुष की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है, प्रोफेसर के पद पर हूँ, बहुत अच्छा कमा रही हूँ, बहुत अच्छे मेरा लिविंग जो है वो स्टैंडर्ड है आज की डेट में, लेकिन स्टिल आई एम विद स्टेटमेंट कि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद दिल्ली अभी बहुत दूर है। मैं दिल्ली की धरती पे खड़ी हूँ, लेकिन ये कहावत मैं बोल रही हूँ कि महिलाओं के लिए दिल्ली अभी बहुत दूर है। बिल लाए जाते हैं 33% आरक्षण के, लेकिन कहां गुम हो जाते हैं, कब से शुरू होंगे मुझे नहीं मालूम। बात वही है कि जब हम शिक्षा की बात करते हैं, तो मैं बात केवल शिक्षा की, यद्यपि मैं पुरुष को इसमें इग्नोर नहीं करूंगी, मैं मेल फीमेल वाला कोई बाइफरकेशन शिक्षा में नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं स्टिल ये कहना चाहती हूँ कि एक लड़की के लिए शिक्षा का जो महत्व है, एक लड़की शिक्षा के माध्यम से जहां पहुंच सकती है, शायद पुरुष समाज उसकी अभी कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए मेरे समाज को जो सबसे पहली चीज चाहिए, वो चाहिए गर्ल चाइल्ड के लिए कोई नारा नहीं कि हम मात्र नारा लगा दें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी कितना बची। मैंने आपको मनीषा का उदाहरण दे दिया, इससे पहले भी एक मनीषा वाल्मीकि थी, इससे पहले भी हम निर्भया को सुन चुके हैं, इससे पहले भी हम एक डॉक्टर का केस देख चुके हैं। तो बेटी कितना बची, बेटी कितना पढ़ी। तो हमें मात्र नारों पर नहीं जाना, हमें देखना पड़ेगा कि हमारे समाज में पर्टिकुलरली लड़कियां शिक्षित किस माध्यम से हो पाएंगी। और शिक्षा का तो ऐसा परिवेश बना दिया, मैं आपसे साझा करूं सभी साथियों से, आपको शायद पता होगा कि देश भर में एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंप्लीमेंट हो चुकी है। अब ये पॉलिसी क्या है, इस पॉलिसी में सरकार ऐसा दावा कर रही है
कि हम शिक्षा के माध्यम से बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। मैं एक प्रोफेसर हूं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अंडर मेरा कॉलेज आता है एफिलिएशन में, और मेरे कॉलेज में ये मेरा तीसरा सत्र है, तीसरा सेशन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ, और मैं इसकी वास्तविकता को आपके सम्मुख रखना चाहूंगी। जो हम बड़े बड़े दावे इस पॉलिसी को लेकर कर रहे हैं, अभी उसमें इतने लूप होल्स हैं कि अगर हमने समय रहते, हमारे समाज ने अगर इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अपने अधिकारों की बात नहीं की, अगर हमने इसमें इंटरवीन नहीं किया, तो हो सकता है कि 5 साल 10 साल बाद ये बात हमारे हाथ से निकल जाए। तो मैं इस मंच के माध्यम से ये आप तक जरूर आह्वान करूंगी कि आप किसी भी क्षेत्र को आप संबंध रखते हैं, किसी स्टेट से आप संबंध रखते हैं, कृपया कृपया आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ध्यान दें कि ये पॉलिसी हमारी समाज में किस तरह से इम्प्लीमेंटेड की जाएंगी। क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे कहीं ऐसा तो नहीं है, मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट सिस्टम जो बना दिया गया, आपको जानकारी होगी कि ज्यादातर सरकारी विद्यालयों में, सरकारी विश्वविद्यालयों के अंदर आज भी गरीब तबका पढ़ता है, और वो गरीब तबका जो है, माफ कीजिएगा, स्वर्ण जाति का नहीं है। वो गरीब तबका कौन है? एससी, बीसी, एसटी, पिछड़ा जाति, माइनॉरिटीज, ये है हमारा गरीब तबका आज भी भारत में। तो जब गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट स्कूल्स में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, तो हमें शिक्षा की नीति की तरफ ध्यान देना और भी हमारा जो है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाती है। तो कृपया हम इसकी तरफ सचेत हो जाए, और संयुक्त मोर्चा में मैं अपनी जिम्मेवारी तो समझती हूँ एक शिक्षक के तौर पर, कि हम केवल और केवल राजनीति की बात ना करें। राजनीतिक मंच में मानती हूँ कि राजनीति पूरे परिवेश को प्रभावित करती है, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा शिक्षा का। तो हम सबसे पहली जब भी बात करें तो हम बात करें शिक्षा की, एजुकेशन की। दूसरी बात, सरकार तो ये दावे करती है कि हम जो शिक्षा दे रहे हैं वो आपको एम्प्लॉयमेंट देगी, क्योंकि उसके अंदर क्या है, इन्होंने जो है वो आपका मल्टी डिसिप्लिन बना दिया। अब मल्टी डिसिप्लिन को मैं मैनेजमेंट की प्रोफेसर के तौर पे आपको ऐसा भी समझाऊं कि नॉलेज ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ निल, मास्टर ऑफ नन। आप किसी भी चीज में स्पेशलाइज नहीं हो, आपको क्या है, थोड़ा 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 सभी विषयों का ज्ञान है। अब बताइए, थोड़ा 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 मुझे किराने की दुकान चलानी आ गई, थोड़ी सी चाय बनानी आ गई, थोड़ा सा मुझे जूते बनाने का काम आ गया। अब मुझे ये समझाइए मैं दुकान कौन सी खोल के बैठूं? नहीं बैठ पाएंगे। हमें अपने धंधों को, बिजनेस को, मोटी सोच, इसको हमें पकड़ना होगा कि हम अपने समाज में ये जो एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, ये जो आजीविका है, कहीं ऐसा ना हो जाए आजीविका में हम वही आके खड़े हो जाए हैंड टू माउथ। क्योंकि जिस चीज से अभी ये लोग चिढ़ रहे हैं ना, ये लोग किस चीज से चिढ़ते हैं कि भाई प्रोफेसर है, 5,000 की कॉटन की साड़ी डालती है, लिनन की साड़ी डालती है। अब भाई मैं तो उनको हमेशा क्या करती हूँ, साड़ी के नीचे का जूता उठा के दिखाती हूँ कि ये महिला प्रोफेसर ऐसी है जो साड़ी के नीचे स्पोर्ट्स शू डालती है। तो समझ जाइएगा कि मेरे हौसले कितने बुलंद है। तो यही चीज हमें अपने समाज में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बिल्कुल, कि कहीं ऐसा ना हो कि समय गुजरते गुजरते ये जो सिचुएशन है वो हमारे हाथ से निकल जाए। हमें अपने बच्चों को अपने व्यवसाय की ओर, भले ही कितनी गाली पड़े हमें, आप मार्केट में जाइए ना, ये जूतों की दुकान, जूते बनाने की फैक्ट्रियां, मांस की फैक्ट्रियां, चर्बी की फैक्ट्रियां, लेदर का बिजनेस, ये किन सरनेम वालों के पास है? सारे सरनेम आपको बिजनेस क्लास, उनके नाम आपको जो है वो मिलेंगे। तो गाली खाए हम और बिजनेस चलाएं वो। तो सोचिए कि ये शिक्षा नीति हमें किस तरफ लेकर जा रही है। हमें ऐसा जताया जाता है कि जिस जाति से आप संबंध रखते हैं वो छोटा काम करती है, लेकिन आप उस छोटे काम को बड़े लेवल पर समझिए। बड़े लेवल पर वो लाखों करोड़ों अरबों का धंधा कर रही है। तो क्यों ना हम समाज में कुछ ऐसे फ्रंट भी बनाए जो फ्रंट केवल और केवल वो राजनीति की बात ना करे, वो शिक्षा की बात ना करे, वो केवल और केवल रोजगार की बात करे कि आप अपने
पढ़े लिखे बच्चे को आप ठीक है उसे बेसिक एजुकेशन दीजिए, लेकिन उसके बाद वो कैसे अपनी आजीविका चलाएगा, तो इसके लिए भी हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो ये जो कुछ ऐसी चीजें, ये दो बातें ऐसी हैं जिन बातों को कहीं ना कहीं हम इग्नोर करते आ रहे हैं। हम उलझ जाते हैं वही विभिन्न पार्टियों के बीच, हम उलझ जाते हैं हिंदुज्म वर्सेस जो है वो कहीं ना कहीं जो हमारा अपना समाज है, और उसमें जो शिक्षा की बात है, उसमें जो रोजगार की बात है, उसमें जो महिलाओं के मुद्दे हैं, वो इग्नोर हो जाते हैं। आपको बताना चाहूंगी कि एक बाबा जी हैं, वो बाबा जी ने क्या किया कि एक स्टेटमेंट रिलीज की थी पिछले दिनों में। काफी जोकर टाइप बाबा जी हैं, हंसी के मीम बनाते रहते हैं और उनकी मीम खूब चलती है, क्योंकि मीम के जितने व्यूज होंगे, जितने लाइक्स होंगे, वो आपको पैसा देगा। अब दुनिया को सबक दे रहे हैं, दुनिया को कह रहे हैं कि आप जो है वो धर्म से दूर रहिए, आप जो है वो क्या कीजिए, पैसे से दूर रहिए, धर्म कर्म कीजिए, आप जो है वो ये तो मेटीरियलिस्टिक बातें हैं, आपको इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जो है वो दान देना चाहिए, आप पूजा पाठ करिए, कथा वाचन को सुनिए, आप इस तरह के प्रोग्राम अटेंड कीजिए। लेकिन दूसरी तरफ अपने ही बिजनेस का धंधा बनाए हुए हैं, अपने ही वीडियोस को ऐसी स्टेटमेंट, देखिए जब हम ऐसी स्टेटमेंट देते हैं ना, तो इसके पीछे की आप उनकी बिजनेस माइंड को भी समझिए, उनके क्यों वो ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, क्योंकि जब वो ऐसी उल्टी पुल्टी गलत बात कहेंगे तो उनका मीम ज्यादा चलेगा, हंसी वाले मीम से भी ज्यादा चलेगा, क्योंकि लोग गाहे बगाए उनके उस वीडियो को देखेंगे कि भाई क्या कहा ये बागेश्वर वाले बाबा ने क्या कहा, ये जो है वो अनिरुद्धाचार्य ने क्या कहा, और अब तो अनिरुद्धाचार्य ने और क्या कहा कि जो उसने बात पहले कही थी लिव इन रिलेशनशिप की, उसने उस पे और किया कि चित्रा त्रिपाठी को, कि वो ये कहता है कि जो चित्रा त्रिपाठी है उसकी ये स्टेटमेंट थी कि पहले तो मैं जो है वो मेरी फैमिली थी और आजकल मैं जो है वो सिंगल हूँ, मैं जब घर में हूँ तो मैं वहां पे फैमिली में हूँ और जब मैं बाहर हूँ तो मैं सिंगल हूँ। उसने उसके मुद्दे को उठा लिया। अब कितनी विकट परिस्थिति है महिला के लिए कि अगर हम मंचों के माध्यम से अगर सटीक भाषा में पुरुषों को समझाएं कि आप देखिए आप गलत बोल रहे हो, आप जो सोच रहे हो आप अपने समाज को गुमराह कर रहे हो, तो क्या होगा, हम पे कटाक्ष होगा, गंदे गंदे कमेंट्स किए जाएंगे। तो मैं जितने भी मेरे भाई समान, मेरे जो बड़े पुरुष मेरे साथी यहाँ इस हॉल में मौजूद हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे समाज का पहला कर्तव्य ये भी बन जाता है कि कृपया हम ऐसे ना बने, क्योंकि फिर मेरी लड़ाई क्या है, मेरी लड़ाई तो डबल हो गई। मुझे एक तो लड़ना है महिला वर्सेस पुरुष, और दूसरा वो जो पुरुष है ना, वो पुरुष केवल बाहर के पुरुष नहीं है, वो तो मेरी अपनी जाति के भी पुरुष हुए। तो कितनी मेरे लिए जो है वो ये परेशानी की बात है इसको सोचना। तो मेरा सभी साथियों से ये निवेदन रहेगा कि कृपया हम थोड़ा सा बदलते परिवेश को समझें, हम अपने बच्चों को, युवा पीढ़ी को इस सामाजिक ताने बाने को, अच्छे बुरे को समझाएं, कपड़े डालने का सलीका बेशक बताएं, संस्कृति का ज्ञान बेशक दें, लेकिन हम उनकी व्यक्तिगत जो लाइफ है उसमें इंटरवीन ना करें, हम गलत स्टेटमेंट्स ना दें, हम कोई ऐसी बात ना कहें जिससे किसी हमारे बच्चे का या किसी और हमारे अड़ोसी पड़ोसी का, किसी महिला का फंडामेंटल राइट जो है वो डिस्टॉर्ट हो। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।